सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, ओके। चलो लेट्स सी आप ये क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं। मैं एक 3D डायग्राम बना के रख रहा हूं। इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे अपवर्ड, इसको क्या बोलेंगे जो एरो दिख रहा है? साउथ। आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, और एक मैं दूसरा कलर दिखा रहा हूं। ये क्या होगा? इनटू, ये क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या होगा? डाउन। क्लियर? यस सर। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैंने सारे एरो बना दिए, सब कुछ। मेरा आंसर वेस्ट आ रहा है। चलो अब एक काम करते हैं। राइट का एक और में नाम होता है ना, ईस्ट, और लेफ्ट का एक और नाम क्या हो गया? वेस्ट। इज ईस्ट। दैट क्लियर एवरीवन? यहां यस पे सर। एक कंपास निडल सोच ली। ठीक है, अब कैसे आ रहा है मानवी, मुझे बताओ। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? सर नॉर्थ की साइड तो करंट साउथ साइड होगा। तो आई तो आउट ऑफ द स्क्रीन हो गया। आगे? मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो इस साइड, बट वो आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं होगा उसमें। अच्छा, फिर क्या करूं? तो जैसे कि मैंने लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर मैंने आपने जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उससे बनाई थी राइट हैंड थंब रूल में, उससे लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है फिर वो उस साइड से साउथ जा रही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? साउथ की तरफ। यस सर। ओके, बहुत ध्यान से देखना। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ की तरफ है, और करंट भी साउथ की तरफ है। एवरीवन? यस। तो आंसर क्या है? तो जीरो। यस, करेक्ट। सर बट ये साउथ साउथ ऐसे ही जाएगा, वैसे नहीं चेंज नहीं होगा ये। यही समझना है। अब दोबारा पढ़ते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग था ना। ओके, मानवी ये पढ़ना लास्ट लाइन। एक्स सर एक्सपेरिमेंट्स वाली। मतलब पूरा ही पढ़ दो, चलो एक बार और पढ़ दो पूरा। Direction of the force on the conductor depends upon the direction of the current and the direction of the magnetic field. Experiments have shown that the displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is the highest when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field. एवरीवन अंडरस्टूड द टॉपिक और नॉट? जल्दी से बताओ। सर मतलब राइट एंगल्स पे ही होगा। यस, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है बस। जब भी 90 डिग्री बनेगा तभी क्वेश्चन आएगा, वरना क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इजी था ना, या मुश्किल लगा? सर नहीं तो जीरो जो है वो उसका नहीं इफेक्ट। तो जीरो करना है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में सारे एंगल्स का आंसर नहीं है, नहीं तो फिर ट्रिको लगानी पड़ेगी। अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ पे गया या यहाँ गया तो बहुत सारे एंगल्स बन गए ना, फिर ट्रिको लगानी पड़ती है, क्योंकि ट्राइंगल बनना शुरू हो गया। सर इसमें BIL साइन थीटा लगेगा। यस, ये किसने सिखाया बच्चे आपको? स्कूल में मैम ने सिखाया है? यस यस सर। बहुत अच्छा किया है बच्चे। ये फॉर्मूला होता है बच्चे। आई होता है करंट, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, एल होता है लेंथ, और थीटा होता है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट ये आपके 12th के सिलेबस का पार्ट है,
आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तक। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं, उसको देखना ध्यान से। आप सब देख रहे हो मैंने क्या टाइप किया है? Yes, sir. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे बस वो एक वीडियो मिल जाए। हम्म। आवाज आ रही है सबको? नो सर। सर यस बच्चे। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बस एक बार वीडियो दिख रहा है, यस सर। बस उसको देखते रहो एक बार। क्या दिख रहा है? मैग्नेट, वो मैग्नेट लेके आ रहा है। सर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यस। एक बार दोबारा देखो सब। ओके, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की बीम, कैथोड रे सबको याद होगा थोड़ा सा। उसने कैथोड की, ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी, इसको क्या प्रोवाइड करी उसने? एक Magnetic. मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, Yes, sir. है ना? तो जो वो डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, इसका मतलब वो क्या फील कर रही है? एक तरह का मोशन। यानी आज से हम हमेशा क्या बताएगा, मोशन या फोर्स। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मिडल फिंगर क्या बताएगा? फ्लो करंट। करंट। करंट, फ्लो ऑफ करंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes. ओके, so let's move to the last part of the chapter, which is known as domestic electric circuit. And one more topic is there, AC and DC। वो अभी मत करना कोई भी जब तक मैं नहीं बोलता। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है? तो उसको बिल्कुल अभी मत करना, ठीक है? ये मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, डीसी एसी। तो आज हम करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्सक्यूज मी सर, यस बच्चे बोलो। लेफ्ट हैंड रूल से हमेशा फोर्स क्या कहते हैं निकालने के लिए आएगी या कुछ और भी तीनों में से निकालने कुछ के भी लिए आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। फोर्स भी आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है, और करंट भी आ सकता है। ओके सर। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका। एक बार ये डोमेस्टिक सर्किट करा दूं बस। ओके सर। ओके, तो सबके घर में 3 पिन प्लग ही है। सर मोबाइल चार्जर्स के लिए टू। ओके,
तो एक होती है कौन सी, लाइव वायर, एक होती है ब्लैक वायर और एक होती है अर्थ वायर। ठीक है, तो जब भी आपको एक 3 पिन प्लग मिलेगा तो सबसे ऊपर कौन सी लगाई जाती है, अर्थ। फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव में रेड वाली कौन सी जाती है, लाइव वायर, और ब्लैक वायर लगाई जाती है यहां पे। तो मैं उसको ब्लैक से ही कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और ये ग्रीन वायर लगाई जाती है यहां पे ऊपर। जब आप 3 पिन प्लग सॉकेट में लगाते हो, सबसे पहला पिन कौन सी जाती है अंदर, सबसे पहली पिन अर्थ वायर वाली। अर्थ वायर की। कभी लगा के देखना, आपको समझ आ जाएगा। लैपटॉप का चार्जर वगैरह कभी लगा के देखना। तो 3 पिन प्लग में से सबसे जो टॉप वाला होता है, टॉप मोस्ट, वो सबसे पहले एंटर करता है। वो क्यों करता है अभी आगे बताता हूं। अच्छा, हमारे घर में ऑब्वियसली डोमेस्टिक सर्किट चल रहा है, तो हमारे घर में दो तरह के अप्लायंस होते हैं। एक 15 एम्पेयर पे चलने वाले, 15 एम्पेयर मतलब 15 इंटू 6 × 10⁻, 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, जो अपने अंदर से फ्लो करवा सकते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, 5 एम्पेयर वाले। यानी 5 एम्पेयर का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो अपने अंदर से पास करा सकते हैं एक सेकंड में, 5 इंटू 6 × 10⁻18। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes. ओके, नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। इसको थोड़ा सा रीडिंग करनी पड़ेगी, तो आरुष रीड कर सकते हो। Yes, sir. The earth wire, which has insulation of green color, is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body. For example, electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. The metallic body is connected to the earth wire, which provides a low resistance conducting path for the current. Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps it potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. अब ना हमारे जो हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाते हैं और हमारा जो पावर हाउस होता है वहां से कंटिन्यूअसली वोल्टेज आ रही होती है। लेकिन क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत कम वोल्टेज आ गई तो हमें शॉक लग सकता है। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिकल मेटेलिक वायर यूज करते हैं, मेटेलिक बॉडी यूज करते हैं, सीपीयू हो गया या यू कैन से इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, टोस्टर हो गए, तो उनमें सब में ना मेटेलिक पार्ट्स हैं, तो उनसे हमें शॉक लग सकता है। आपको लगा भी होगा कभी कभी सीपीयू से शायद। ठीक है, या कोई भी एक मेटल का कुछ भी है, तो क्या करते हैं, अर्थ वायर को उससे कनेक्ट कर देते हैं और नीचे, अर्थ के नीचे मतलब जमीन के नीचे एक मेटल की प्लेट लगा देते हैं ताकि सारा करंट ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, और इजीली क्या होगा, फिर आपको शॉक नहीं लगेगा। ओके, तो यानी करंट लीक नहीं होना चाहिए। ओके, अब युवना ये रीड करना, ओवरलोडिंग। Overloading can occur when the live wire and the neutral wire come into direct contact. This occurs when the insulation of wire is damaged or there is a fault in the wire. In such situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuiting. Overloading may also be caused by connecting too many appliances to a single socket. ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्या आपके पास, सबके पास मॉस्किटो रैकेट्स हैं एवरीवन? Yes, sir. तो किसी को पता है मॉस्किटो रैकेट में मॉस्किटो कैसे मर जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। There was इलेक्ट्रिक, Overload. ओके। होगा क्या, ऐसे नेट की तरह से होता है ना वो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो ना इनके बीच में फंस जाता है। यहां से करंट जा रहा था और करंट यहां से वापस आ रहा है, लेकिन वो इसके बीच में फंस जाता है कहीं, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके अंदर से करंट बह गया।
हैव यू अंडरस्टूड या नहीं आया समझ? यानी जहां से करंट जा रहा था और जहां से करंट बाहर निकल रहा था उस पाथ को छोटा कर दिया, क्योंकि नाम क्या है उसका, शॉर्ट सर्किट। एक बार और बताऊं या आ गया समझ में? तो हम इसको एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट सर्किट में कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, यस। वैसे तो खैर डिसएडवांटेज ही होते हैं, लेकिन आपने सही सोचा, मॉस्किटो रैकेट एक गुड एडवांटेज मिल रहा है। सर हाँ सर एनिमल बॉडीज जो भी होती है सारी वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, इसलिए हमें शॉक लगता है। कह सकते हो, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस बहुत होता है, करीब 10,000 ओम्स के आसपास ह्यूमन ड्राई हैंड का है। तो हम ना किसी तरह से शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक किसी भी तरह से। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। इवन 0.1 एम्पेयर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ओवरलोडिंग में ऑल्सो बी कॉज बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन सिंगल सॉकेट। नाम ही उसका ओवरलोडिंग है। अब एक ही सॉकेट में हमने क्या कर रखा है, लैपटॉप भी चला रखा है, मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं, पियानो भी प्ले कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग, कनेक्टिंग टू मैनी सॉकेट्स, सॉरी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, लास्ट पॉइंट रीड करना मानवी, ये वाला। Yes, sir. Overloading can also occur due to an accidental hike in the supply voltage. ठीक है, अब पीछे से ही वोल्टेज, कभी ऐसा हुआ है वोल्टेज ज्यादा कम आई हो घर घर में? जैसे कभी कभार फ्लक्चुएट होती है। हाँ, तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग ही कहते हैं, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए। लेकिन ज्यादा आने पर ओवरलोडिंग कहना ठीक रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंटल हाइक है, पीछे पावर हाउस में ही वहीं से आई है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले से फ्यूज। अगर फ्यूज नहीं लगाया तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो चिराग, फ्यूज आपको रीड करना है। Yes, sir. A fuse in a circuit prevents damage to the appliances and the circuit due to overload. The use of an electric fuse prevents the electric circuit and the appliance from possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. The dual heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. तो क्या करते हैं, मान लो ये हो गया वायर, लाइव वायर, यहां से करंट जा रहा है, ठीक है, हमारा डिवाइस यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसी में से फिर करंट निकल के वापस जा रहा है, इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है इससे पहले ही कहीं यहाँ पे क्या लगा दिया बीच में, ये फ्यूज। अब जो भी अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनड्यूली हाई करंट। हम चाहते नहीं थे, वो आ गया पीछे से ही, तो वो डिवाइस तक ना पहुंचे, तो हमने बीच में क्या लगा दिया, फ्यूज वायर। अगर वो ज्यादा होगा तो इसके अंदर की वायर क्या करेगी, मेल्ट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फ्यूज वायर दिख रही होगी, आपने ये फ्यूज भी कभी कभी देखा होगा घर पे या कभी लगाते हुए किसी को। तो वो क्या करता है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि डिवाइस बचा रहे। यस बच्चे कुछ कह रहे थे, बोलो। सर अब तो फ्यूज की जगह हम एमसीबी यूज करते हैं ना। हाँ, आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी यूज करते हैं, वेरी नाइस, मेन सर्किट बोर्ड। Yes, sir. तो इसमें जूल्स लॉ काम करता है, अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया आई स्क्वायर, तो हीट बहुत प्रोड्यूस होगी, तो डिवाइस खराब हो सकता है, इसलिए हमने फ्यूज लगा दिया। इजी था ये वाला टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है, अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो बचा है बस क्या, एसी, एसी वर्सेस डीसी। ओके, तो बस मैं एक बार पढ़ा रहा हूं आपको, आप बस रीडिंग कर लो, समझ में नेक्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, वैसे इसके ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन आने के चांस हैं,
तो बस आप एक बार रीड कर लो, और कुछ नहीं है आज की क्लास में। सर हाँ बच्चे, आरुष। सर अर्थ वायर का मेन पर्पस क्या होता है? ताकि मान लो जैसे पीछे से करंट ज्यादा आ रहा था, हमें नहीं पता था, और हमने कोई मेटेलिक बॉडी यूज कर रहे हैं, तो ना क्या होता है, मेटेलिक बॉडी भी ना वायर के साथ साथ कुछ करंट अट्रैक्ट कर लेती है, मेटेलिक है ना क्योंकि वो, यस सर। तो हम मेटेलिक को छू ही लेते हैं, ऐसे माइक्रोवेव है, अब हम एक्सीडेंटली टच कर ही सकते हैं ना माइक्रोवेव का मेटेलिक पार्ट, यस सर। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है हमें। सर तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि सर जो लाइव वायर रेड कलर की जो होती है सर वो 220 वोल्टेज की होती है, एंड सर जो ब्लैक वायर 0 वोल्टेज एंड अर्थ वायर 0 वोल्टेज? देखो, जीरो नहीं, उसका जो अर्थ वायर है ना, उसका 0 वोल्टेज का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई वो नहीं है, उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, हमें जबरदस्ती लगा रहे हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो उसको हम पोटेंशियल दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था ना, लो लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ, यस सर। तो लो रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज ज्यादा, ओके ओ सर। सॉरी आयन करंट में कहाँ ज्यादा, लगा? सॉरी करंट ज्यादा। सर आयन में कहाँ लगा होता है, वो कैसे जाता है फिर देखो, दोबारा? एक मिनट रुको, मेरे पास अगर कोई इमेज है तो मैं देखता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, उससे बहुत जल्दी समझ में आएगा। अ, एक मिनट रुको। इसमें शायद मेरे पास कोई इमेज ना हो, मैं देखता हूँ। अगर आपको इससे समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सर मुझे ये वो देखो, 220 वोल्ट्स वाला नहीं आ रहा। 220, अच्छा 220 वोल्ट्स वाला, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 220 का चाहिए, यस सर। तो लाइव बाय मतलब 220 आना चाहिए, और 0 वोल्ट न्यूट्रल वायर में होना चाहिए, ताकि उनका गैप 220 रहे। यस सर, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके वो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब वापस। हाँ, अपने अंदर से एनर्जी कैरी करके डिवाइस में से निकाल के वो माइनस से ले जाएंगे, यस सर। ठीक है ना। और अर्थ वायर का तो जीरो पोटेंशियल इसलिए होता है क्योंकि वो यूज में ही नहीं है कोई, उसका उसका कोई डिवाइस से रिलेशन ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए है कि पीछे से करंट ज्यादा आ जाए, तो जो हमारा अप्लायंस है वो ना करंट ले ले। सर अगर अर्थ वायर में वोल्टेज आ गया तो वो हीट अप हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, मतलब ओके सर। वो करंट नीचे भेज देगी ग्राउंड में, जो आपने शायद इलेक्ट्रिशियन को कभी देखा हो, वो गड्ढा खोद के कर रहे होते हैं काम। यस सर। तो वो जो देखो, चिराग आपका क्वेश्चन था ना, जैसे ये आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, ठीक है ना, ऐसे, तो इसमें जितनी भी ये मेटेलिक पार्ट है सारा, ये वाला, यस। ठीक है ना। अब ये जो मेटेलिक पार्ट है, ये वायर से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे कोई वायर होगी जो सॉकेट में जा रही होगी, ऐसे, तो यस। इलेक्ट्रॉन इस ये जो मेटल के पार्ट है, अगर यहां से वायर की इंसुलेशन हट गई, तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करने लग जाएंगे, और हम इसको एक्सीडेंटली टच कर सकते हैं। अगर वायर की इंसुलेशन हट गई, और वायर के अंदर जो कॉपर, इंसुलेशन के अंदर जो कॉपर वायर थी, वो मेटेलिक पार्ट से टच हो गई, तो करंट लीक हो सकता है ना। आया समझ? ओके। चलो और ये सर ठीक। मोबाइल फोन से हाँ, फ्यूज होते हैं? दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? तो मोबाइल फोन से फ्यूज होते हैं? इस कॉन्सेप्ट पे, यस सर, ताकि ज्यादा एप्लीकेशन यूज करने को। हाँ हाँ हाँ, हीट हीट का कह रहे हो ना आप, हीट हीट हो जाते हैं और शॉक ना लगे। यस सर। यस आरुष, बोलो।
सर अगर वो वायर के जो इंसुलेशन कवर मेल्ट हो जाएगा तो सर अगर वो टच करेंगे मेटालिक से तो सर क्या उसके अंदर से करंट जो अर्थ वायर पे जा सकता है? देखो, वो इसलिए कि वो टच भी कर जाए तो अर्थ वायर से ही निकले। ओके सर, यस सर। बिल्कुल सही सोचा। और वो फेराडे केज की तरह एक्ट करेगा ना, कि जिसमें शॉक नहीं लगे। हाँ, ये क्या है सोचा? सर वो पढ़ा था। अच्छा, ठीक है। अब ये देख लो हमारे घर का सर्किट कैसा होता है। सबसे पहले लाइव वायर, फिर मेन फ्यूज, फिर मीटर, फिर मेन स्विच। ठीक है, ये तो खैर आजकल यूज होता है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको ना एनसीईआरटी में से ही बिल्कुल सेम बनाना है। ठीक है, और रात तक मुझे बना के भेजना है। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी में से। और हम हमारा एक टॉपिक रह गया, डीसी वर्सेस एसी। ठीक है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क क्या क्या है मैं एक बता देता हूं आपको। ये लिख लो होमवर्क। जो आपको आज रात तक करके भेजना है। एक ये सबको क्वेश्चन दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट। इसको रीड करना मानवी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? ठीक है, एक तो ये सबको करके भेजना है, और एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बना के भेजना है। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो ये वाला डायग्राम है, सबको दिख रहा है ये वाला डायग्राम? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर।